हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की हिस्ट्री और यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। हम लोगों ने कल यूनिट 2 को इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझ लिया था। यूनिट 2 में बेसिकली हम लोग 2 लेसन पढ़ेंगे। पहला जो आज हम बात करेंगे वो हम लेसन 4 में बात करेंगे वन समाज और उपनिवेशवाद, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। फॉरेस्ट society and फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, दैट्स मीन्स वन समाज और उपनिवेशवाद की बात करेंगे। तो हम इस लेसन में हम लोग जानेंगे कि वन में रहने वाले समाज में क्या समस्याएं हैं, उनको देखेंगे। उपनिवेशवाद के समय में वन सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे, उस समय का सामाजिक परिवेश कैसा था उसकी चर्चा करेंगे। हम जंगलों का इम्पोर्टेंट को समझेंगे और वनों का कैसे विनाश होता है, विलुप्त होता है, उसको जानेंगे आज के लेसन में। सबसे पहले हम अपने आसपास स्कूल की अगर हम बात करते हैं, घर की बात करते हैं, तो नज़र दौड़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि उन सभी वस्तुओं को जिस पे हम यूज कर रहे हैं, मेनली किससे यूज हो रहा बना है, वो जंगलों के से बना हुआ चीज़ है। अपने हाथ में मैं ये बुक रखी हुई हूँ, इस किताब का कागज, तुम लोग जिसमें मेज पे बैठे हुए हो, कुर्सी जो है वो, फिर इस विद्यालय का दरवाज़ा, हमारी खिड़कियाँ विद्यालय की, ये सारी वस्तुएं जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, जंगल से लाई गई लकड़ियों से बनी गई है। अगर मैं किचन में जाती हूँ, मसालों का यूज करती हूँ, तो वो भी क्या है, वो भी पेड़ पौधों से ही, जंगलों से लाए गए चीज़ों से ही बना हुआ है। मसाले, टॉफ़ी, सेलफोन का ये रेपर, फिर बीड़ी जो बनता है, तेंदुए के पत्ते, हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, इसके अलावा जो मेडिसिन बनते हैं, है ना, चर्मरोधक रैगिन, जितने भी चीज़ें हैं, जड़ी बूटी, ये सब कहाँ से उत्पादन हो रहा है, जंगलों की चीज़ों से ही हो रहा है। लकड़ी, घास, इसके अलावा बांस, जलावन की लकड़ी, इसके अलावा हम लोग फल फूल खाते हैं, पशु पक्षी के घोंसले जंगलों में जो भी आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से पाते हैं, जंगल से पाते हैं। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, जंगलों से प्राप्त कर रहे हैं। तो जंगल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसी के रिलेटेड हम लोग वन समाज के सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे। और उपनिवेशवाद के आने के बाद इनके लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन आता है, इसको भी देखेंगे। जब उपनिवेशवाद काल स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अगर अमेज़न की जंगल की बात करें या भारत में पश्चिमी घाट के जंगल की बात करेंगे, तो एक ही टुकड़े के पौधों का करीबन यहाँ 500 से ज़्यादा प्रजाति देखने को क्या मिलता है, देखने को हमें मिलता है। लेकिन यह विविधता जो थी वो तेजी से क्या होने लग गई, विलुप्त होने लग गई। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया। औद्योगिकरण के दौर में 1700 से 1995 की बात करेंगे तो 1.39 लाख, है ना, कितना, 1700 से 1995 के बीच में 1.39 लाख जो था वर्ग किलोमीटर जंगल क्या हो गया, दुनिया से क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया, सफाया कर दिया गया। और ये पूरे विश्व क्षेत्रफल का अगर बात करेंगे तो 9.3%, ठीक है, ये कितना, 9.3% जंगलों को क्या कर दिया गया, सफाया कर दिया। जो जंगल जो है वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। क्यों? औद्योगिक इस्तेमाल के लिए, खेती बाड़ी के लिए और चरगाहों के लिए, ईंधन की लकड़ियों के लिए, इसे क्या कर दिया गया, धीरे धीरे करके साफ कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन रेज होता है, वाई डिफॉरेस्टेशन, है ना, वनों का विनाश क्यों। अब इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जो ये वन विलुप्त हो रहे थे, ये सामान्यतः क्या कहलाता है, वन विनाश कहलाता है। अगर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि वन विनाश क्यों, तो वन विनाश क्यों या क्या है, तो वनों के लुप्त होने को हम क्या बोलेंगे, वन विनाश कहेंगे। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। हम लोग तो देखिए बात की है स्टार्टिंग से, वन विनाश जो स्टार्ट हुआ वो ग्रेजुअली हुआ है, अचानक से नहीं हुआ, बल्कि क्रमशः हुआ, है ना। वैसे तो ये प्रक्रिया
कई सदियों से चली आ रही है। हम लोगों ने कहा 1700 से 1995 तक के काल में 1.39 लाख वनों का क्या हो गया, सफाया हो गया। लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान में इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई और इसका व्यवस्थित ढंग से क्या होने लगा, कटाई होने लगा। अब हम भारत में आते हैं, भारत की बात करते हैं तो भारत को देखते हैं कि वन विनाश के क्या कारण हैं। कुछ कारणों पे गौर करते हैं, भारत के वन विनाश के कारणों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जमीन की बेहतरी की। यहाँ पे भारत में अंग्रेज कब आए, 31 दिसंबर 1600 में। और हिंदुस्तान में इस समय जब अंग्रेज आए उस समय जो भारत का कुल भूभाग था उसका 1/6 हिस्सा भाग में क्या होता था, कृषि होता था। ठीक है, आज ये कितना हो गया है, आज पूरे भारत का 50% जो लैंड है उसमें क्या हो रहा है, कृषि हो रहा है। इसके वृद्धि के क्या रीजन है, अभी अचानक तो वृद्धि नहीं होगा, तो इसके वृद्धि का रीजन क्या है, जैसे जैसे आबादी बढ़ी डेफिनेटली क्या बढ़ा, भोजन का नीड बढ़ जाएगा। और जब भोजन का नीड बढ़ेगा तो जंगलों को क्या कर दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि जंगलों में तो खेती नहीं हो सकती है। तो खेती क्या बनाना पड़ेगा, भूमि बनाना पड़ेगा। तो खेतों की सीमाओं को क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया और औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से और भी फैलाव आया। अब इसकी वजह क्या है कि औपनिवेशिक काल में खेती की सीमाओं को क्यों बढ़ाया गया। तो पहली बात तो ये थी कि जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्हें स्टेपल डाइट की मेनली जरूरत नहीं थी, उन्हें क्या चाहिए था, कॉमर्शियल क्रॉप्स, है ना, व्यवसायिक खेती। वो किस तरह की फसलों को उगाने की बात कर रहे थे, व्यवसायिक खेती करने की बात कर रहे थे। और व्यवसायिक खेती में जैसे पटसन, गन्ना, जूट, कपास, चाय, कॉफी, है ना, इस तरह के फसलों के उत्पादन को क्या कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। 19वीं सेंचुरी तक में यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी के लिए पेट भरने के लिए अब क्या चाहिए था, खाद्यान्न फसल चाहिए था, स्टेपल डाइट चाहिए था। 19वीं सेंचुरी में भी यूरोप में क्या होने लगा, आबादी पॉपुलेशन रेज होने लगा। अब वहाँ केवल व्यवसायिक खेती नहीं चाहिए, क्योंकि उनको स्टेपल डाइट की भी जरूरत है, खाद्यान्न फसल की भी जरूरत थी। और औद्योगिक उत्पादन के लिए एक चीज और चाहिए था, वो था कच्चे माल, रॉ मटेरियल। यूरोप में या कहीं बात हम कहें इंग्लैंड में अब क्या हो चुका है, औद्योगिकरण हो चुका है। तो औद्योगिकरण की जब शुरुआत हो चुकी है तो उसे क्या चाहिए, कच्चे माल चाहिए। लिहाजा इन फसलों की मांग का इजाफा हुआ। और दूसरी वजह यह भी थी कि 19वीं सेंचुरी में शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों का क्या समझा, अनयूजलेस समझा कि यूजफुल चीज नहीं है, जंगलों को आराम से कटाई किया जाए। अगर बात कर रहे हैं कि वाई डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो जब यहाँ अंग्रेज जब यहाँ आए तो उसको जंगल जो था हमारे यहाँ इंडिया में अनयूजफुल चीज लगता था, यूजलेस चीज लगता था। उनके लिए हिसाब से क्या थे, व्यर्थ के चीज थे। और यहाँ क्या करना चाहिए, इसको सफाई करके खेती करने के लिए खेती करना चाहिए, जिससे राजस्व और कृषि उत्पादन में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो सकेगा। उनको ये लगता था स्टार्टिंग में। इस तरह राज की आय भी बढ़ेगी, उनका ये मानना था। इसी वजह से 1880 से लेके 1920 के काल में इस खेती योग्य जमीन को क्या किया गया, क्षेत्रफल बढ़ाया गया। 1880 से 1920 के काल में अंग्रेजों ने क्या किया कि खेती के योग्य जो जमीन है 1880 से, है ना, उसको बढ़ाया जाएगा। और खेती योग्य भूमि जो था इस समय 67 लाख तक हेक्टर तक हो गया। लेकिन ये तो हम लोग स्टार्टिंग फेज में देखिए, खेती के विस्तार को हमें क्या मानते थे, विकास का सूचक मानते थे। जितना खेती का विकास ये होगा, उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो हमारा विकास का सूचक होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के लिए क्या करना पड़ेगा, जंगलों की कटाई करना पड़ जाएगा। तो जैसे जैसे अगर खेती के लिए जंगलों का क्या होने लगेगा, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया। अब इंग्लैंड में क्या स्टार्ट हो चुका है, औद्योगिकरण। स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं तो औद्योगिकरण जो स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे पटरी पर स्लीपर की आवश्यकता थी। इसके वजह से भी क्या हो गया, वनों का डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ। पटरी पे क्या चाहिए, स्लीपर चाहिए। 19वीं सेंचुरी सदी में शुरुआत में इंग्लैंड में बलूत जो ओक ट्री, उस क्या होने लगा, जंगल जो थे विलुप्त हो चुके थे। और इसकी वजह से शाही नौसेना बनाने के लिए लकड़ी की आपूर्ति के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। वो लकड़ी की आपूर्ति कहाँ करेंगे,
तो उनको अपने ही जो कॉलोनिज्म स्टेट दिखे। कॉलोनिज्म स्टेट हम किसे बोल रहे हैं, औपनिवेशिक राज्य किसे बोल रहे हैं, इस पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य किया, अपना अधिकार जमाया। तो लकड़ी की आपूर्ति के लिए उनको मजबूत लकड़ी चाहिए था, टिकाऊ लकड़ी चाहिए था, इसके लिए जहाज के निर्माण के लिए। और ये कैसे संभव था, तो जहाज तो बिना जहाज जो था वो बिना कच्चे माल के, बिना लकड़ी के बनेगा नहीं। तो 1820 के 20 में वो खोजीकर्ता जो थे वो कहाँ आए, हिंदुस्तान आए। और ये जो वन संपदा जो था उनके लिए अब क्या होने लगा, वन संपदा का खोज करने लगे। अभी जो चीज जंगल जो उनको क्या लगा था, यूजलेस चीज लग रहा था, ये जंगल को काट के क्या करना चाहिए, खेती योग्य भूमि बनाया जाना चाहिए। अब इनको क्या लगने लगा, एक दशक के भीतर ही इनके सोच में क्या आ गया, बदलाव आ गया। अब इनको जंगल जो था वो क्या लगने लगा, यूजफुल चीज लगने लगा। लकड़ी का हिंदुस्तान से क्या होने लगा, निर्यात होने लगा, है ना। भारी मात्रा में अब लकड़ी कहाँ से जाने लगा, भारत से जाने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार में लकड़ी का एक नई तरह की मांग पैदा हो गई। लकड़ी से क्या बनता है, रेल की पटरी, स्लीपर बनता। शाही सेना के आवागमन में और औपनिवेशिक व्यापार के लिए भी रेल लाइन अनिवार्य हो चुका था। व्यापार भी करेंगे, माल को भी ढोएंगे, निर्यात करेंगे, तो कैसे ढोएंगे, रेल लाइन के रेलवे से ढोएंगे या फिर जहाज से ढोएंगे। दोनों की चीज के लिए हमें क्या चाहिए था, लकड़ी की आवश्यकता थी। इंजन को चलाने के लिए भी ईंधन के लिए तौर पे रेल की पटरियों का जोड़ा जाना जरूरी था। और स्लीपरों पे क्या काम हो रहा था, पहले लकड़ियों का यूज होता था, क्योंकि लोहे का अगर बनेगा तो गर्मी के दिन में क्या हो जाएगा, लोहा सिकुड़ जाएगा आपस में, लकड़ी हमारा फैलेगा नहीं। अब मेनली रेल पटरी स्लीपर जो है वो किसका बनता है, सीमेंट का बनता है। तो एक लंबी रेल की पटरी के लिए करीबन 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। ये तो एक सरकारी आंकड़ा के अनुसार बता रहे हैं। अब इतनी सारी लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या होगा, वनों की कटाई तो नेचुरली होगी ही। तो भारत में रेल लाइन के जाल बिछा 1860 के दशक में तेजी से फैलाव आया और इस दौरान 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर तक लंबी लाइन बिछाई जा चुकी थी। इनके लिए क्या होने लगा, इनके लिए वनों का सफाया होना स्टार्ट हो गया। 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए क्या कर दिए गए, 1850 तक में काट दिए गए। आपूर्ति के लिए निजी ठेका पे दे दिया गया। अब वनों का सफाया करना है, लकड़ियां से निर्यात करना है, उसके लिए क्या कर दिया गया, भारत के ही जो निजी ठेकेदार थे उनको क्या दे दिया गया, ठेका दे दिया गया। क्योंकि जंगल में अगर वो जाएंगे खुद से काटने के लिए तो जो वनवासी हैं वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे, उसका विरोध करेंगे। इसलिए क्या कर दिया गया कि भारतीय ठेकेदार को ही ठेका दे दिया गया, निजी लोगों को, कि वो लोग क्या करेंगे, जाके वहाँ के वनों का सफाया करेंगे, वो अपने स्तर से हैंडल कर लेंगे, फिर उनसे माल खरीद लिया जाएगा। तो इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइन के इर्द गिर्द जंगल का तेजी से क्या हो गया, सफाया हो गया। तो ये तो था कि स्लीपरों के लिए वनों का कटाई हुआ। इसके अलावा बागान खेती की अगर बात करेंगे तो यूरोप में चाय, कॉफी, रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, अब इन चीजों की पूरा करने के लिए ये लोग कहाँ देख रहे थे, अपने औपनिवेशिक कंट्री में ही नजर डाल रहे थे, है ना। वस्तुओं की मांग बनाने के लिए उनको क्या चाहिए था, बागान की खेती के लिए प्राकृतिक वनों को एक भारी हिस्सा साफ करना जरूरी था। और ऐसा इलाका इन्हें कहाँ मिलता, अपने औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, जंगलों को अपने कब्जे में लेकर विशाल हिस्सों में बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को क्या कर दिया, सौंप दिया। और इन इलाकों में बाराबंदी कर दिया गया। जितने भी बागान ये खेती होंगे उसको क्या किया जाएगा, बाराबंदी कर दिया जाएगा। जंगलों को साफ कर दिया गया और यहाँ पे चाय, कॉफी की खेती की जाने लगी। तो ये तो था बागान खेती के लिए भी वनों का क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कि व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप्स की शुरुआत कैसे हुई। इसको आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, कल के लेक्चर में फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।